ओके बच्चावाड़ी हमने दोनों ही बोर्ड्स में आपका देखो स्टेट बोर्ड में एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 और सीबीएसई में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और इन दोनों ही चैप्टर में हमने जो पहला पोर्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो अभी तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, वी हैव बेसिकली कवर्ड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट। मैंने भाई साहब अपलोड भी किया हुआ है वीडियो, चाहे तो देख लीजिएगा। तो द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट हैज बीन कवर्ड। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जहां पे बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या कर रहे, यहाँ पे मेरे को एक भी खाने की चीज मिली ना बहुत मारूंगा मैं। चूहे आते हैं यहाँ पे, क्या हुआ, सब फेंक दिया उधर, सब सांप चाहिए मेरे को वहां पे। मैं देखा कौन कौन इन्वॉल्व है, उनसे बुलवाऊंगा और वहां पे साफ करवाऊंगा। फिर अभी भी साफ करो फटाफट। ओके, so introduction to sexual reproduction and its importance. So we will basically now go on to sexual reproduction. Sexual reproduction में हो सकता है पढ़ते पढ़ते काफी गुदगुदी हो आपको, हो आप ये सब क्या देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इट्स सिंपल साइंस। आप इस उम्र के हो गए हैं कि इन चीजों को मेच्योरली हैंडल करें और साइंस को साइंस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना है। ठीक है, हालांकि इस बारे में आपको नॉलेज या मालूमात शायद बहुत ज्यादा होगी, बट व्हेन वी कम टू साइंस एंड राइटिंग आंसर्स, दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी फॉलोड। ठीक है, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, बर्डिंग हो गया, रीजेनरेशन हो गया, जैसे आपका ईस्ट का है, या बेसिकली दूसरे एनिमल्स है कुछ। ठीक है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व जहां पे भी होता है तो वहां पे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डॉग्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, बर्ड्स, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज मेल एंड द अदर वन इज फीमेल। ठीक है, इसमें जर्म सेल्स या गैमेट्स होते हैं। सो वी हैव गॉट बेसिकली जर्म सेल्स एंड गैमेट्स, जिसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, स्पर्म्स, एग्स वगैरह जो भी है, दीज आर जर्म सेल्स और गैमेट्स। हो गया? Okay, so there is male gamete and there is female gamete. Let's say in case of humans, okay, the male gamete is basically the sperm and the female gamete is the egg which is produced. Okay, by their fusion, the child is born. So we all are born by this process. Okay, there is nothing to hide from this. So ये आपका भाई साहब reproductive cells हो गए. ठीक है, तो आप अगर देखोगे मेल गैमेट्स में जो स्पर्म है ये स्मॉलर गैमेट है, मोटाइल है। मोटाइल मतलब इट कैन मूव। ठीक है, फीमेल गैमेट्स में दिस इज बेसिकली जो एग है दैट इज नॉट मोटाइल, इट स्टेज इन वन प्लेस। ठीक है, तो कंटेन्स बोथ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। यहाँ पे होता क्या है भाई साहब, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म यूनिसेल्युलर जाइगोट। इसमें भाई साहब बनता है जाइगोट। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंस देयर इज फ्यूजन ऑफ टू जर्म सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, वेरिएशंस आर प्रोड्यूस। तो आपके वेरिएशंस होते हैं, दो जर्म सेल्स का फ्यूजन होता है तो आपके वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस गिव राइज टू वेरियस वैरायटी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो अलग अलग वैरायटी और बायोडाइवर्सिटी भाई साहब आपके वेरिएशन से आता है। ठीक है, इट एनेबल्स ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट एंड सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरमेंट। तो वेरिएशन का होना बहुत जरूरी है, और वेरिएशन तभी हो सकता है जब आपके दो डिफरेंट गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा। ठीक है, सो अगर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा हो तभी वेरिएशन का स्कोप है, अदरवाइज नॉट। जहां पे भाई साहब जेरोक्स कॉपीज बन रही है वहां पे क्या ही वेरिएशन हो, मतलब एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो एक सिंगल पेरेंट के होंगे वही अपने चाइल्ड में ट्रांसफर होंगे। सो देयर इज नो स्कोप ऑफ वेरिएशन। बट व्हेन देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, व्हेन द गैमेट्स आर कमिंग फ्रॉम अ मेल एंड अ फीमेल, देन देयर इज अ, अगर अभी खाने का प्रोसेस चल रहा है तो मैं निकाल दूंगा क्लास से, इसीलिए मैं अलाउ नहीं करता हूं। दिस इज द रीजन आई डोंट अलाउ। मैं यहाँ पे 2 बजे से 8:30 बजे तक बिना कुछ खाए रह सकता हूँ। आप लोग किस, मतलब क्या भुक्कड़ है कि भाई साहब 2 घंटा आपके लिए भारी पड़ रहा है। सम सॉर्ट ऑफ फनी थिंग इज गोइंग ऑन यार। कुछ ड्रेस से निकालो, वो क्या है, वो जो भी हाथ में फेंक करो, पेड़ अवे राइट नाउ। एक आधे घंटे का क्लास एक दिन ज्यादा हो गया तो बस आपके पास सर पे आसमान टूट पड़ा क्या? वेरिएशंस गिव राइज टू वैरायटी एंड डाइवर्सिटी। तो आपके वैरायटी और डाइवर्सिटी वेरिएशन से आते हैं, दे कम फ्रॉम वेरिएशंस।
तो अगर वेरिएशन होगा तो ही आपका वैरायटी और डाइवर्सिटी आएगी, ठीक है। वेरिएशन इट enables organisms to adapt and survive in the changing environment. It helps to prevent the complete extinction of animal and plant species, ठीक है। वेरिएशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अडेप्टेशन होगा। जैसे आपने देखा रहेगा कि इट्स इजी टू गेट रिड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस देन वायरल इन्फेक्शंस। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ रहेगा, जैसे गले में कभी कभी खराश होती है, देखो आप, ठीक है, आप एक भाई साहब मेडिसिन ले लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, उसमें एक दिन में ठीक हो जाएगा आपका। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो आपका वेरिएशन से प्रोड्यूस नहीं होता है, उसमें सिंगल पेरेंट ही है, ठीक है, सिंगल पेरेंट ही है, वो सिंगल पेरेंट से प्रोडक्शन हो रहा है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो कोई वेरिएशन का स्कोप नहीं है। जो मेडिसिन आपने लिया वो एक बैक्टीरिया को मार रहा है तो सारे बैक्टीरिया को मारेगा, एक बैक्टीरिया के लिए वो डेंजर है तो सारे बैक्टीरिया के लिए डेंजर है, क्योंकि सभी एक ही फॉर्मेट से बने हुए हैं, सब में वेरिएशन है ही नहीं। लेकिन जब आपका वेरिएशन आता है, मतलब कोई ऐसा एनिमल जो मेल और फीमेल गैमेट से बना हो, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आए हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आए हैं, जिसके वजह से वेरिएशन प्रोड्यूस हुआ है। और जैसे ही वेरिएशन प्रोड्यूस होगा आपका स्कोप ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो कोरोना के टाइम पे जिन लोगों को कोरोना हुआ, कुछ लोग दे लॉस्ट देयर लाइव्स एंड द रेस्ट सर्वाइव। सम पीपल वेर इन्फेक्टेड विद कोरोना 2 और 3 टाइम्स, मेरे को भी 3 बार हो गया है, कुछ लोगों को भाई साहब एक बार ही भारी पड़ गया। तो इसमें ऐसा क्यों हुआ? ह्यूमन बींग्स में आपको ऐसा डिफरेंस क्यों दिख रहा है? व्हाई आर यू सीइंग डिफरेंस? कहीं पे भाई साहब लाशों के पहाड़ जल रहे हैं और कहीं पे भाई साहब मतलब ठीक है हुआ है बट स्टिल पीपल आर सर्वाइविंग, ठीक है। आफ्टर द क्वारंटाइन पीरियड दे आर अगेन गुड टू गो। अब मैं वैक्सीनेशन की पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे स्पीशीज में वेरिएशन है, ये वेरिएशन है बोल के हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएशन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और वेरिएशन तभी होगा जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का कोई स्कोप नहीं है। क्लियर है? ओके। सो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज। तो ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज आएगा और स्पीशीज गायब नहीं होंगी, होंगी, लेकिन कंप्लीट एक्सटिंक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? तो प्लांट्स हैं भाई साहब, प्लांट्स में आपके वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स है, जैसे आपके रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, ठीक है, दीज आर वेजिटेटिव ऑर्गन्स। और एक होता है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। वेजिटेटिव ऑर्गन्स मतलब आपका जैसे प्लांट्स के जैसे रूट्स, लीव्स, ये सारे आपके स्टेम्स, दीज आर वेजिटेटिव ऑर्गन्स। और रिप्रोडक्शन आपका होता है भाई साहब फ्लावर से, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो वो होगा फ्लावर से। फ्लावर में भाई साहब आपके पार्ट्स होंगे जहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। किसी के पास भी नोटबुक नहीं है, सबके पास भाई साहब चिप्स के पैकेट है यहाँ पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये हो गया भाई साहब आपके सेपल्स, इनको हम बोलते हैं भाई साहब सेपल, ये आपके फ्लावर का स्ट्रक्चर है। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन एंड ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये ग्रीन है तो एडिशनली ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेंगे। और बड कंडीशन मतलब क्या होता है? कली, कली जब होता है तब आपने देखा रहेगा उसको पूरा ऐसे सराउंड किए रहते हैं, जैसे गुलाब की कली है तो वो ऐसे रहेगी, ये सेपल्स जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे बड कंडीशन में। जब वो निकलेगा तो ये ब्लड्स जो है तो नीचे आ जाएंगे, then they will come this way, but otherwise जब तक वो कली खिली नहीं है तो it will look something like this, है ना। इसके अंदर वैसा वो आपका लाल वाला पोर्शन है और ये ग्रीन वाले पोर्शन से घिरा पड़ा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द सेपल्स। सेपल्स में ग्रीन पिगमेंट है तो क्लोरोफिल रहेगा भाई साहब, ठीक है, दे विल हैव क्लोरोफिल। तो बर्ड कंडीशन में ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। और फ्लावर का निकलना जरूरी इसलिए है क्योंकि फ्लावर अगर निकलेगा नहीं तो भाई साहब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, फल नहीं बनेंगे। आप देखोगे आम, आम जो होता है मैंगोस, उसके पहले पूरा जो पेड़ है वो फूल से भर जाता है, ठीक है। कोई भी पेड़ अगर फूल से भर जाएगा तो उसका मतलब कुछ ही दिनों में उसमें फल होंगे, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। तो ये हो गया आपके पेटल्स। पेटल्स आर कलरफुल एंड लार्जर इन साइज एंड दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। सेपल्स का फंक्शन क्या है? बड कंडीशन में प्रोटेक्शन और एडिशनली क्लोरोफिल भी रहता है इनमें, जिससे ये भाई साहब फूड मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करना प्लस देयर इज एन क्लोरोफिल एज वेल। ये क्लोरोफिल भाई साहब आपका क्या करता है? दिस क्लोरोफिल बेसिकली प्रोटेक्ट्स इट इन द इंटरनेट आया नहीं ना, ओके। दिस क्लोरोफिल एक्चुअली मैन्युफैक्चर्स फूड एज वेल। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके, जस्ट वन मिनट।
ओके सो आपका देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि सेपल्स का मेन फंक्शन क्या है. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेपल्स? ऑब्वियसली टू प्रोटेक्ट द बड, protect it the flower in the bud condition, and also since it is green, obviously it will be having the pigment of chlorophyll and it will be producing food for the plant. ठीक है, ये हो गया सेपल्स का फंक्शन. ये जो पेटल्स होते हैं ये कलरफुल होते हैं. वाई कलरफुल? बिकॉज जनरली इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड. आप भी अट्रैक्ट होते हो भाई साहब, फ्लावर अगर कलरफुल रहेगा तो. ठीक है, तो इंसेक्ट्स भी कलरफुल सेपल्स से अट्रैक्ट होते हैं. और इंसेक्ट्स आर द मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट्स. आपके इंसेक्ट्स ही जो है वो मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं. ये किन किन चीजों से अट्रैक्ट होते हैं? फ्लावर के कलर से अट्रैक्ट होते हैं, ये फ्लावर के नेक्टर से अट्रैक्ट होते हैं, ये फ्लावर के सुगंध से अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली अट्रैक्टिव थिंग्स. ठीक है, विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. तो ये पेटल्स में कभी कभी कलरफुल डिजाइन तो होता ही है, प्लस कभी कभी इनमें सेंट भी होता है. जैसे रोज का अगर पेटल आप निकालेंगे, ठीक है, रोज के पेटल में आपको सुगंध आएगा, यू विल बी एबल टू स्मेल दैट. तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रेग्रेंस इन इट विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स. ठीक है, पर्पस ही है इनका इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना. सम फ्लावर्स विल नॉट हैव सेंट, सम विल हैव सेंट. ठीक है, तो किसी किसी में वैसा नहीं होगा, किसी किसी में होगा. सो द पर्पस इज अगेन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. ठीक है, सेपल्स एंड पेटल्स आर कॉल्ड द आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? दीज आर द आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट्स. ठीक है, आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट. तो ये आपका सेपल हो गया और ये पेटल हो गया. दीज आर आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट्स. कार में जैसे आपके एसेसरीज होते हैं, है ना, कार में क्या चाहिए भाई साहब? आपको एक व्हील चाहिए, आपको एक सीट चाहिए. लेकिन एसेसरीज मतलब डैशबोर्ड आपका एक एसेसरी हो गया. ठीक है, फिर आपका भाई साहब जो विंडशील्ड है वो आपका भाई साहब एक एसेसरी हो गया. तो ये सारे एसेसरीज हैं. ठीक है, सीट मतलब क्या? ऐसे वाले सीट पे बैठकर आप कार चला सकते हैं? चला सकते हैं, चला सकते हैं, बट ऑब्वियसली लॉन्ग ड्राइव्स के लिए आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. ठीक है, तो इट विल, आपकी हड्डियां भाई साहब जवाब दे देगी, है ना. तो यू विल नीड अ कुशन टाइप का सीट हो इस तरह का. तो ये आपके धीरे धीरे एसेसरीज हो जाते हैं. ठीक है, तो ये जो आपके सेपल्स और पेटल्स है ये भी एसेसरीज हैं. रिप्रोडक्शन में दे प्ले द पार्ट ऑफ एसेसरीज. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? तो ये एसेसरीज है. एक्चुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो इस पार्ट से होता है. ये वाला पार्ट जो है ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है. ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. दिस इज बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. आर वी क्लियर? एक्चुअल रिप्रोडक्शन इनसे हो रहा है, लेकिन ये जो है ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए है, ये प्रोटेक्शन देने के लिए है, और ये प्रोटेक्शन प्लस इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए. सेपल्स का अगर आप देखोगे, पेटल्स का, सेपल्स का फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द बड, to protect the flower in the bud condition and also to manufacture food because it contains chlorophyll. Petals का भाई साहब क्या हो जाएगा? To protect the flower, yes, and to attract insects as well. Petals will have color and will have scent. So this will be an attractive feature for insects. जैसे ही आएंगे और यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे pollen grains होते हैं. ठीक है, pollen grains. ये pollen grains उनके कोट पे चिपक जाएगा, उनको मालूम भी नहीं चलेगा. टिन्नू टिन्नू इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं ये. पॉलन ग्रेन्स को आप कब देख सकते हो? आपने पानी ले लिया और उसमें अगर पॉलन ग्रेन्स को फेंका तब आप देखोगे ऐसे जुब 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 ऐसे दे विल मूव. ठीक है, पॉलन ग्रेन्स कुछ कुछ लोगों को ये होता है भाई साहब, एलर्जी होती है पॉलन ग्रेन से, वो अचानक से खांसने लगेंगे. तो हो सकता है उनको पॉलन ग्रेन्स उनके शर्ट वगैरह में, उनके गारमेंट्स में पॉलन ग्रेन्स चिपके हो. ठीक है, आप जा रहे हैं तो पॉलन ग्रेन्स उड़ते भी हैं, मतलब उड़ते हैं अपने आप से नहीं उड़ते हैं, लेकिन वो इतने हल्के होते हैं कि हवा से वो जाएंगे और हो सकता है आपके कपड़ों में चिपक गए हों. तो पॉलन ग्रेन्स आर वेरी मच ट्रांसफरेबल. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोई इंसेक्ट आकर बैठेगा, इंसेक्ट को बैठने का पर्पस क्या है? नेक्टर निकालना. नेक्टर निकालने के लिए उसको अच्छे खासे टाइम तक बैठना पड़ेगा. जैसे जो हनी बनता है आपका हनी बीज से, दैट इज बेसिकली ड्यू टू दे आर सकिंग द नेक्टर आउट ऑफ फ्लावर्स. और जैसे ये करते हैं तो यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन्स इनके कोट पे चिपक जाते हैं. ये किसी दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, दूसरे फ्लावर पे जैसे ही बैठेंगे तो ये पॉलन ग्रेन्स इस पे, पॉलन डस्ट इस पे गिर जाएगा और ये पॉलन ग्रेन्स इसके साथ क्या हो जाएगा? देयर विल बी अ सेक्सुअल, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा. ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स इस एग के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा और जैसे ही फर्टिलाइज होगा जाइगोट तैयार होगा और उसी जाइगोट से आपका फ्रूट तैयार होगा. ठीक है, क्लियर है? तो सेपल्स एंड पेटल्स आर कॉल्ड द आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. ठीक है, कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर. कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज द कार्पेल पार्ट. दिस इज द कार्पेल पार्ट. ये सेंटर पे प्रेजेंट होगा और ये एक ही होगा जनरली. ठीक है, कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर एंड इज
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो इसके तीन पार्ट है, क्या क्या भाई साहब, आपका स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, ठीक है। तो स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ अ कार्पेल, ठीक है। ओवरी मतलब जिसमें भाई साहब आपके एग्स हों, ये आपके एग्स हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द ओवरी पार्ट, ठीक है। सो इट हैज गॉट ओवरी पार्ट, ठीक है। द swollen bottom part is known as the ovary, this is known as the style, style मतलब स्टाइल मारने वाला स्टाइल नहीं, यहाँ पे स्टाइल मतलब एक ट्यूब है, इस ट्यूब में से पॉलन ट्यूब जो है वो इलोंगेट होकर नीचे जाएगी, ठीक है। जो पॉलन, देखो यहाँ पे ऐसा है, ये आपका भाई साहब, दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ओपनिंग रहती है, यहाँ पे जैसे ही पॉलन ग्रेन गिरेगा तो ये टपक से अंदर नहीं चला जाएगा, पॉलन ग्रेन गिरेगा और ये ऐसे इलोंगेट होता रहेगा, धीरे 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 धीरे, ये इलोंगेट हो रहा है, देखो ऐसे, और ये इलोंगेट होता 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 ऐसे रास्ते से भाई साहब ये अंदर जाएगा, दैट इज हाउ इट विल गो। तो ये पॉलन ट्यूब बनाएगा, ये पॉलन ग्रेन गिरा और फिर वो धीरे 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 पॉलन ट्यूब बनाते हुए अंदर जाकर इलोंगेट होते हुए अंदर टर्मिनेट करेगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द स्टाइल, ठीक है। दिस इज द स्टाइल, द मिडिल इलोंगेटेड पार्ट, एंड दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब ये चिपक जाएगा। आर वी क्लियर ऑन थ्रू दिस वन, ठीक है। So the female reproductive part of a flower is known as the carpel, and the carpel has got three parts: stigma, style, and ovary. The swollen bottom part is known as the ovary, which will contain the eggs. This part is a sticky portion है, ये sticky portion है, sticky इसलिए ताकि pollen grains इस पे चिपक जाए। जो pollen grains एक insect से आए हैं, ये insect किसी और flower पे बैठा रहेगा और फिर इस flower पे आया रहेगा, तो वो pollen grains इस पे चिपक जाएंगे। That will be basically the sticky part, and that is known as the stigma, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी आम के पेड़ पर कोई बी बैठा हो और वही बी जाके किसी रोज के पेड़ पर बैठा हो, तो आम के पेड़ का पॉलन ग्रेन्स अभी रोज में ट्रांसफर होगा, तो क्या वहां पे भाई साहब आपका बन जाएगा, विल देयर बी अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपनिंग? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो पॉलन ग्रेन्स इसके साथ फर्टिलाइज नहीं करेगा, वो स्पीशी अलग है, ठीक है। वो वाला पॉलन ग्रेन इस वाले पॉलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइज नहीं करेगा, इट विल नॉट फर्टिलाइज, ठीक है। ओके, सो कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स: स्टिग्मा, द टर्मिनल पार्ट which may be sticky. The reason why it is sticky is so that it can retain the pollen grains which are dispersed by an insect sitting on it, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, तो ये हो गया आपका कार्पेल which is basically the female reproductive part. Stamen is the male reproductive part. ये आपका भाई साहब stamen है which is the male reproductive part. stamen में एक पार्ट होता है आपका filament. This is basically known as the filament. ये हो गया आपका anther. It produces pollen grains that are yellowish in color. तो ये आपका देखो stamen है, ठीक है, this is basically the stamen. ये आपका हो गया anther और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? It produces pollen grains that are yellowish in color. ये pollen grains प्रोड्यूस करेगा। pollen grains आपके मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, pollen grains are the male gametes, ठीक है। तो आप बोलेंगे एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है। यस, फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल और एक होते हैं बाइसेक्सुअल। अगर यूनिसेक्सुअल हुआ तो हो सकता है सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट हो या फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, और ऐसा एक ही प्लांट में भी हो सकता है। समझ लो एक प्लांट है, एक फ्लावर भाई साहब आपका मेल सिर्फ मेल पार्ट है और एक में भाई साहब फीमेल पार्ट है, तो यहाँ पे आपस में पॉलन ग्रेन का एक्सचेंज हो जाएगा, इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और अब ऐसा भी हो सकता है कि बाइसेक्सुअल हो, मतलब दोनों भी मेल और फीमेल एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, तो आपका भाई साहब ये है, दिस इज बेसिकली व्हाट, द स्टेमेन, और स्टेमेन में ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, एंथर, जिसमें क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स, एंथर में होंगे भाई साहब आपके पॉलन ग्रेन्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द एंथर व्हिच हैज गॉट पॉलन ग्रेन्स। इस तरीके का देखो ट्यूब्यूल होगा, इसमें पॉलन ग्रेन्स होंगे भर भर के, ठीक है। दीज आर पॉलन ग्रेन्स व्हिच आर देयर, बाई लोब है ये, ठीक है, दो लोब्स हैं ऐसे, ठीक है। देयर द एंथर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, तो एंथर में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। एवरी पॉलन ग्रेन हैज टू मेल गैमेट्स, ठीक है, हर एक पॉलन ग्रेन में आपको दो मेल गैमेट्स मिल जाएंगे। एवरी पॉलन ग्रेन विल हैव टू मेल गैमेट्स। सो इनसाइड द ओवरी क्या क्या है, देखो ये आपका ओवरी है which is basically the egg, the female reproductive part. इसमें क्या क्या होंगे, this is the ovule basically, ठीक है। inside the ovule there is embryo sac, at the bottom of the embryo sac there is egg cell. तो ये आपका भाई साहब egg cell है, ये female gametes हैं, these are egg cells and these are the female gametes. in the center of the embryo sac there is secondary nucleus, and तो ये आपका भाई साहब, ये इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है,
लेकिन दिस इज द ओवरी पार्ट, इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं 11th या 12th में, ठीक है। ओके, फ्लावर्स, तो फ्लावर्स आपके दो टाइप के हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या तो मेल या तो फीमेल। बाइसेक्सुअल में दोनों भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, विच विल हैव बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। ओके, सो आपके यूनिसेक्सुअल में द फ्लावर कंटेन्स ईदर स्टेमेंस और कार्पल्स, जैसे पपैया प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, वाटरमेलन जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। वाटरमेलन प्लांट में जो फ्लावर होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा, पपैया प्लांट में जो फ्लावर होगा वो भी यूनिसेक्सुअल होगा, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब आपका क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी यूनिसेक्सुअल, द फ्लावर्स कंटेन्स बोथ स्टेमेंस एंड कार्पेल्स। हिबिस्कस, मस्टर्ड, हिबिस्कस आपने देखा रहेगा लाल कलर का फ्लावर होता है, ठीक है। और मस्टर्ड मतलब जिससे आप क्या बोलते हैं, मस्टर्ड सीड को क्या बोलते हैं, राइट, हाँ, सरसों का, ठीक है, सरसों का, तो सरसों का जो पेड़ होता है दैट इज बेसिकली बाइसेक्सुअल, ठीक है। मतलब दोनों भी गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों भी प्रेजेंट होगा। तो दिस इज बेसिकली हिबिस्कस, काफी सारे पूजा वगैरह में ये फूल यूज होता है। इट इज एन अट्रैक्टिव फ्लावर बट इट डजंट कंटेन एनी सेंट, ठीक है। ये आपका भाई साहब सरसों का फूल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो पहला होता है भाई साहब आपका पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। अभी पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक कौन ले जाएगा, ज्यादा करके इंसेक्ट्स, विंड और कभी कभी वाटर भी, ठीक है। सो दीज आर नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ये एजेंट्स हैं जो पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ओके, the process of transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. Is if this transfer occurs in the same flower or another flower of the same plant, it is known as self pollination. अगर सेम फ्लावर पे हो रहा है, देखो सेम फ्लावर पे कैसा होगा, ये एक फ्लावर है, इसमें भाई साहब एंथर भी प्रेजेंट है और ऑब्वियसली ये वाला पार्ट भी प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, तो ये सेम फ्लावर में हो गया, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ रहा है? देखो समझ लो ये कोई पेड़ है, यहाँ पे एक फ्लावर है और इस फ्लावर में भाई साहब आपका एंथर है यहाँ पे, और यहाँ पे भाई साहब आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है भाई साहब फीमेल पार्ट, यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉलन ग्रेन उठकर यहाँ पे आ गया, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। ऐसा हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि भाई साहब एक ही प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर है, लेट्स से ये मेल फ्लावर है और ये भाई साहब आपका फीमेल फ्लावर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन इधर इसके ऊपर गिर गया, भाई साहब हो गया पॉलिनेशन, ठीक है। तो अगर एक ही फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन का एक्सचेंज हो रहा है, या एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में पॉलन ग्रेन का एक्सचेंज हो रहा है, दिस is known as self pollination. It is the transfer that occurs in the same flower or another flower of the same plant. क्या ये समझ में आ रहा है? एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन का एक्सचेंज होना, या एक ही प्लांट में दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलन ग्रेन का एक्सचेंज होना, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहां से देखो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, प्लांट एक ही है लेकिन एक फ्लावर से दूसरे, भाई हवा आई ऐसे, ये ऐसे हुआ तो इसका पॉलन ग्रेन इसमें गिर गया, दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग, ठीक है। तो इसमें इंसेक्ट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ चीज की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी हवा आई तो ये ऑटोमेटिकली इस पे लैंड कर जाएगा। सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स विद इन द सेम फ्लावर और विद इन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। If pollen is transferred from one flower to the flower of another plant of the same species, it is known as cross pollination. इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि अगर भाई साहब कोई बी है जो किसी मैंगो ट्री पे बैठता है, मैंगो फ्लावर पे बैठता है, और वही बी अगर आपके रोज फ्लावर पे बैठता है, तो क्या पॉलिनेशन होगा? तो द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज पॉलिनेशन विल ऑलवेज हैपन बिटवीन द सेम स्पीशीज। पॉलिनेशन इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन बिटवीन द सेम स्पीशीज, ठीक है। So if pollen is transferred from one flower to the flower of another plant, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, ठीक है, of the same species, दो डिफरेंट प्लांट्स हैं सेम स्पीशी के और पॉलन ट्रांसफर हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता, ठीक है। तो यहां पे देखो एक, ये दोनों अलग प्लांट्स हैं, ठीक है, दीज आर डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशी। तो यहाँ पे किसी इंसेक्ट ने बस अब यहाँ पे बैठा और उसने ये पॉलन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो दिस इज बेसिकली नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली फ्लावर वन फ्लावर टू, ये भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, कोई भी इंसेक्ट, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कैन अकर थ्रू विंड, इंसेक्ट्स एंड अदर एजेंट्स, और इन सबको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। सो विंड से ट्रांसफर हो सकता है, इंसेक्ट से ट्रांसफर हो सकता है, वाटर से भी ट्रांसफर हो सकता है, ऑल दीज आर बेसिकली नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल?
एग्जाम्पल आपका देख लो, मेज प्लांट है, ठीक है, मेज प्लांट है, देन वी हैव दिस प्लांट. द पॉलन ग्रेन्स स्टिक टू द विंग्स, लेग्स एंड प्रोबोस्किस ऑफ द इंसेक्ट्स. ये पॉलन ग्रेन्स कहां पे चिपक जाएंगे भाई साहब? इसके कोट पे चिपक जाएंगे, इसके स्किन पे चिपक जाएंगे, इसके प्रोबोस्किस पे चिपक जाएंगे. प्रोबोस्किस मतलब समझते हो, मच्छर जब वो आपके अंदर से गुजरता है भाई साहब, वो प्रोबोस्किस है, ठीक है. हाँ, डंक बोल सकते हैं. प्रोबोस्किस जनरली सक करने के लिए यूज होता है, ठीक है. तो अगर कोई प्लांट पे या किसी फ्लावर पे कोई इंसेक्ट बैठ रहा है तो वो नेक्टर को सक करेगा, नेक्टर को उठाएगा वहां से, तो इसलिए वो प्रोबोस्किस का इस्तेमाल करेगा, ठीक है. So the pollen grains stick to the wings, legs and proboscis of the insects. They will stick to these things. तो स्क्विरल्स, बैट्स, वाटर, ठीक है, ये सारे आपके अदर अदर एनिमल्स हैं. ऐसे नहीं कि सिर्फ इंसेक्ट्स ही पॉलिनेशन कर पाए. स्क्विरल्स, बैट्स और वाटर, दे आर आल्सो पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है. दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कैन अकर थ्रू विंड्स, इंसेक्ट्स और अदर एजेंट्स. तो विंड्स और इंसेक्ट्स का तो देख लिया हमने, ठीक है. अदर एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? स्क्विरल्स, क्योंकि ज्यादा करके पेड़ों में ही रहते हैं, ठीक है. ये जो स्क्विरल्स होते हैं, चमगादड़ जो होते हैं, बैट्स, ठीक है, वाटर से भी पॉलिनेशन होता है, ठीक है. सो ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आफ्टर द पॉलन ग्रेन. तो अभी तो देखो हमारा मुद्दा चल रहा था कि पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में कैसे जा रहा है, तो उसके अलग अलग हमने एजेंट्स देखे. एक बार ये ट्रांसफर हो गया, व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है. आफ्टर द पॉलन ग्रेन्स, आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन अ सुटेबल स्टिग्मा, इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल्स व्हिच आर इन द ओवरी. तो एक बार भाई साहब ये यहाँ पे लैंडिंग होगी इसकी, तो इट हैज टू रीच द ओवरी, यहाँ पे इसको पहुंचना है. तो पॉलन ग्रेन्स जब लैंड होते हैं तो ऐसे टुपुक से ऐसे नहीं जाते हैं. ये जो लैंड होता है यहाँ पे, ये धीरे धीरे ट्यूब बनता रहता है, ऐसे थोड़ा सा बनेगा, फिर ऐसे. आप देखो जैसे वो क्या कहते हैं, मूंग मटकी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, तो आप उसको जब भिगो कर रखते हैं तो उसमें से देखो ऐसा एक निकलता रहेगा, ये बड़ा होता ही रहेगा. वैसा ही ये देखो पॉलन ग्रेन जैसे यहाँ पे लैंड होगा, उसका ट्यूब ऐसे बढ़ता रहेगा. ऐसा नहीं कि वो टुपुक से अंदर चला जाएगा, उसका ट्यूब ऐसे बढ़ता रहेगा. दैट इज कॉल्ड द पॉलन ट्यूब विच विल एक्चुअली लैंड हेयर एंड देन इट विल एंटर फ्रॉम हेयर, ठीक है. ये एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है. दिस इज गोइंग टू टेक टाइम, ओके.
So after the pollen lands on a suitable stigma, it has to reach the female germ cells which are in the ovary. तो ये pollen land हुआ है और क्योंकि ये स्टिग्मा जो है स्टिकी है इसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है, इट विल नॉट अलाउड टू स्लिप, ठीक है। तो ये भाई साहब यहाँ पे आपका दिस हैज टू रीच, ये इसका डेस्टिनेशन है, यहाँ पे पहुंचना है इसको, ठीक है। ओके, सो नाउ दिस pollen grain will expand, ये जो pollen grain यहाँ पे लैंड हुआ है, इट विल नाउ फॉर्म अ ट्यूब। जैसे मैंने बोला आपका मूंग मटकी का ऐसा ट्यूब निकलता है, वैसे इस pollen grain का भी भाई साहब एक ट्यूब निकलेगा। दिस इज बेसिकली गोइंग टू फॉर्म अ ट्यूब और यहाँ पे मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली हाउ द मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट। टू मेल गैमेट्स अपीयर एट दिस पॉइंट इन द pollen ट्यूब, तो दो मेल गैमेट्स आपके आ गए ऑलरेडी, ठीक है। ये मेल गैमेट्स या न्यूक्ली है। ओके, द pollen ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टिग्मा and style by dissolving the tissues and reaches the ovary। तो ये सारे टिश्यूज को डिसॉल्व करेगा और धीरे 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 भाई साहब ओवरी तक जाएगा, ठीक है। द pollen grain basically द pollen tube जो है, this pollen tube grows through the stigma and style by dissolving the tissues and it finally reaches the ovary। तो ये भाई साहब ओवरी तक पहुंच गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द pollen tube, ये भाई साहब इलोंगेट होगा, ठीक है। तो of these the one sperm nucleus enters the egg cell, ये स्पर्म न्यूक्लियस भाई साहब एग सेल को एंटर करेगा एंड फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इट विल बेसिकली फ्यूज विद द न्यूक्लियस। तो ये आपका देखो ये ऐसे गया, ठीक है। while the other sperm nucleus moves towards the two polar nuclei, तो ये आपके पोलर न्यूक्ली है, ठीक है, इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम। तो ये सेंट्रल सेल में जो पोलर न्यूक्ली है इसके साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे गया, इसके साथ फ्यूज किया, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। दिस इज नोन एज द एंडोस्पर्म, ठीक है। द थ्री न्यूक्ली टुगेदर प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आप जब कोई फ्रूट को खाते हैं, लेट्स से मैंगो खा रहे हैं आप, ठीक है, तो मैंगो में सीड मिलेगा और उसका जो ये वाला पोर्शन आप खा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म ऐसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये देखो ये पॉलन ग्रेन गया, पहले यहाँ पे जो तीन थे उनमें से एक के साथ ये फ्यूज हो गया, तो ये तो बन गया फ्रूट। और ये जो दो और थे वो किसके साथ फ्यूज होंगे, पोलर न्यूक्ली के साथ, और पोलर न्यूक्ली के साथ जो फ्यूज होंगे तो दे विल प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म। ऑफ दीज वन स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स द एग सेल एंड फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस, एक while the other sperm nucleus, तो आपके दो मेल न्यूक्ली थे, ठीक है, एक भाई साहब स्पर्म न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा एंड द अदर मूव्स टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्ली इन द सेंट्रल एंड फ्यूजेस विद देम, उसके साथ भाई साहब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। Thus three nuclei together form the endosperm nuclei, ये तीनों न्यूक्लियस मिलाकर क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। All together there have occurred two fertilizations, तो दो फर्टिलाइजेशन हो गए भाई साहब, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और एक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। एक फर्टिलाइजेशन से आपका जाइगोट तैयार होगा और दूसरे फर्टिलाइजेशन से आपका एंडोस्पर्म तैयार होगा। तो इस एंडोस्पर्म से फ्रूट का आउटर शेल बनेगा, समझ में आ रहा है। देखो फ्रूट क्यों बन रहा है, फ्रूट बनाने में प्लांट का क्या जाता है, मतलब प्लांट इज ऑब्वियसली स्पेंडिंग इट्स एनर्जी इन क्रिएटिंग अ फूड, लेकिन फूड से तो तुमको फायदा है, प्लांट को क्या फायदा है, सोचिए। पॉलिनेशन हो गया, फ्रूट बन गया। देखो अगर वंश को आगे चलाना है तो ये जो सीड है ये लैंड करना चाहिए जमीन पे। ये लैंड कैसे करेगा, जब कोई उस फ्रूट को खाएगा, फ्रूट को खाकर वो भाई साहब सीड को फेंक देगा और ये सीड भाई साहब प्लांट में परिवर्तित होगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। तो ये आपका एंडोस्पर्म बन रहा है। ये एंडोस्पर्म जो है वो फ्रूट का आउटर पोर्शन बनता है जो आप खाते हैं, ठीक है। वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विद एग सेल न्यूक्लियस, तो एक स्पर्म न्यूक्लियस जो पॉलन ट्यूब में था, ठीक है, वन स्पर्म न्यूक्लियस व्हिच वाज देयर इन द पॉलन ट्यूब फ्यूज विद द एग सेल न्यूक्लियस, ये एग सेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया, ठीक है। और क्या है, द अदर स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्ली, ठीक है, दूसरा वाला जो है दो पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज किया। क्या ये समझ में आ रहा है, पॉलन ट्यूब में दो मेल स्पर्म न्यूक्लियस थे, एक मेल स्पर्म न्यूक्लियस ने एक एग सेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया और दूसरे स्पर्म न्यूक्लियस ने दो पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज किया, ठीक है, क्लियर है, ओके। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्लावर हैज सर्व्ड इट्स पर्पस, तो फ्लावर का पर्पस अभी फुलफिल हो गया, इसीलिए आपको फ्लावर जो है वो मुरझाते हुए दिखेंगे, इनका पर्पस सर्व हो चुका है। दे हैव अ सर्टेन स्पैन, वंस द पॉलिनेशन हैपेंस द फ्लावर विल डिके, वो भाई साहब अभी किसी काम का नहीं, ठीक है। द पेटल्स, स्टेमेन, स्टाइल एंड स्टिग्मा विटर एंड जनरली फॉल ऑफ, ये सारी चीजें भाई साहब गिर जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अभी प्लांट को इनको मेंटेन करने का कोई मकसद नहीं है,
प्लांट अभी तक इनको मेंटेन क्यों कर रहा था? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए ये पार्ट जरूरी था. Once the fertilization has happened, the plant doesn't need them and they will wither and fall off. ठीक है, wither off and generally fall off. Okay, तो ये आपका sepals, petals वगैरह है, stamens, they will become dry. The ovary enlarges to form the fruit. ये जो ovary में fertilization हुआ है, तो ध्यान रखिए, ovary में एक egg के साथ एक sperm nuclei ने fuse किया और दूसरे वाले egg के साथ एक sperm nuclei ने fuse किया, तो आपके दो fertilizations हुए हैं और इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, तो दिस विल एनलार्ज टू फॉर्म द फ्रूट. इससे भाई साहब एनलार्जिंग होगी, फ्रूट बनेगा. ठीक है, व्हाटएवर फ्रूट इट इज फॉर्मिंग. ठीक है, द ओवेरियन वॉल फॉर्मिंग द फ्रूट वॉल. ओवेरियन जो वॉल था, देखो ये आपका ओवेरियन वॉल है ना, ये आपका क्या बन जाएगा भाई साहब? फ्रूट का जो एक्सटर्नल है वो बन जाएगा. फ्रूट जो आप पील ऑफ करते हैं ना, फ्रूट का जो छिलका होता है वो ओवेरियन वॉल से बनता है. सो वेयर आर यू गेटिंग द पील ऑफ द फ्रूट? ठीक है, इट इज coming from the ovarian wall. ठीक है, clear है? Okay. Ovules become the seeds. तो ये आपके ovules हैं जो seeds बन जाएंगे. ठीक है, they will become the seeds. ठीक है, the seed contains the future plant or embryo. इसी में भाई साहब आपका future plant या embryo होगा और इसको जब भी optimum conditions मिल जाएंगे, क्या क्या optimum conditions है? water, soil, sunlight वगैरह मिल जाएगा तो ये अपने आप में एक नया plant बना देगा. ठीक है, this is basically the embryo. Embryo develops into a seedling under appropriate conditions. So this will develop into a seedling. ठीक है, this process is known as germination. इस process को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? germination. ठीक है, reproduction in human beings. So this was about plants. Now we will come to reproduction in human beings. ये तो भाई साहब सोते सोते भी आप पढ़ लेंगे, है ना. इसमें आपने इतनी महारत हासिल कर ली है, इसके बारे में इतना नॉलेज आपने हासिल कर लिया है. ठीक है, फिर भी हमारा काम है पढ़ाना, तो हम पढ़ाएंगे. All of us know that our bodies change as we become older. तो हमारे bodies basically metamorphically change होते हैं. This change occurs in various phases called as growth phases. Let us first understand. तो क्या एक नया जो बच्चा पैदा हुआ है, will he be able to reproduce its own kind? No. He has to become sexually reproductive, which happens after you attain the age of puberty. तो जब आप puberty के age को cross करते हैं, then you become sexually mature to produce your own kind. ठीक है, then sperms and ovules will be. देखिए फीमेल्स में जो ओव्यूल्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड राइट. एक फीमेल में जो ओव्यूल है वो भाई साहब उसके वो जो अपने माँ के पेट में है तब से है. इस चीज को समझिए. ठीक है, फीमेल्स में जो ओव्यूल्स हैं, ह्यूमंस में जो ओव्यूल्स हैं, सिंस द टाइम दे आर देयर इन देयर मॉम्स वूम इट इज देयर. मेल्स में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ प्यूबर्टी के बाद ही चालू होगा, once they attain the age of puberty. और जनरली ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, जैसे थोड़ा सा जहां पे वार्म क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, वहां पे प्यूबर्टी हम जल्दी अटेन करते हैं. ठीक है, सो वंस द मेल अटेन्स द प्यूबर्टी देन स्पर्म प्रोडक्शन विल इनिशिएट. ठीक है, लेकिन फीमेल्स में जो एग सेल्स हैं ये बहुत पहले से हैं. ठीक है, दे आर, बट वंस दे अटेन प्यूबर्टी एंड वंस देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स देन ईच एग इज रिलीज्ड. तो ये जो एग का जो खजाना है वो उनके पास पहले से ही रहेगा. फिर एक एक मंथ में एक एग रिलीज होगा. ठीक है, सो एवरी मंथ देयर विल बी एन एग व्हिच विल बी रिलीज्ड. अभी देखो ये जो एग रिलीज होता है, ये एग रिलीज हुआ और वंस दे अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो लेट्स से 13 14 15 इयर्स में जब वो प्यूबर्टी अटेन करते हैं, यहां से लेकर अप्रोक्सीमेटली 45 इयर्स तक दे विल बी रिलीजिंग वन एग पर मंथ. आफ्टर 45 इयर्स इट विल बी अ मेनोपॉज स्टेज, देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टॉप. तो उसके बाद से उनका एग रिलीजिंग नहीं होगा. तो मतलब दे विल नॉट बी एबल टू बेयर चिल्ड्रन, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन. ठीक है, अच्छा है ये, वरना तो भाई साहब ऐसे ही 135 के हो गए, पता नहीं कितने के हो जाते थे. ठीक है, तो आप देखिए हमारा जो रिप्रोडक्टिव एज है वो बेसिकली 15 to 45 है और ये 15 to 45 फीमेल्स में है. मेल्स में रिप्रोडक्टिव एज का कोई लिमिट नहीं है. दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म्स टिल देयर लास्ट डे, बट फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज लिमिटेड है between 15 to 45. Once they cross the age of puberty and once they attain the menopause stage, it continues. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, so females में reproductive space का span है, males में नहीं है. लेकिन females में जो egg release होते हैं ये puberty के बाद ही चालू होता है. तो जैसे ही egg release हुआ होगा क्या कि अगर भाई साहब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और स्पर्म की एंट्री होती है तो दिस स्पर्म विल फ्यूज विद द एग एंड द जाइगोट विल बी फॉर्म व्हिच विल इवेंचुअली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड.
और अगर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होता है देन मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टार्ट। नाउ व्हाई मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टार्ट? क्योंकि देखो जैसे ये एक बहुत नेचुरल सा प्रोसेस है। अभी जैसे एग रिलीज हुआ है, एग का रिलीज होना क्यों होता है? ताकि स्पर्म आकर इसको फ्यूज करे। जैसे ही एग रिलीज हुआ, इनके बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं विच आर नोन एज प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या करेंगे? ये एग के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए एक घर तैयार करेंगे। दिस, देखो जो बच्चा पलता है माँ के पेट में, उसका भाई साहब एक घर तो तैयार होता है ना, ठीक है। इट हैज टू बी बेसिकली स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, और वो घर जो तैयार होता है उसके लिए ब्लड वेसल्स लगते हैं, ठीक है। तो वो एक घर तैयार होता है, कुशन तैयार होता है, जहां पे उस एग की लैंडिंग हो और उसका डेवलपमेंट हो। उसको वहां पे 9 महीने रहना है, वहां पे उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। हमारा जो है, वी आर नॉट ओवी पैरस एनिमल्स, वी आर विवी पैरस एनिमल्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अंडे देते हैं, अंडे जो देते हैं उनका डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है, हमारा डेवलपमेंट इंटरनल है। मतलब हमारे बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो इंटरनल है, माँ के पेट में होता है। तो ये जो जाइगोट तैयार हुआ है, ये जो एग तैयार हुआ है, इसकी प्रॉपर लैंडिंग होती है, ये घर बनता है। तो अगर जाइगोट तैयार नहीं हुआ, मतलब अगर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई है, या स्पर्म जो है तो एग तक रीच नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ये एग भाई साहब रिलीज हो जाएगा। और एग जब रिलीज होगा तो अपने साथ साथ वो सारी तमाम ब्लड वेसल्स को लेकर नीचे उतरेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? सो लेट्स से दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारे सबका जन्म स्थल है, ठीक है। सो लेट्स एक्सेप्ट दिस। तो यहाँ पे भाई साहब आपके ओवेरीज ओवरीज होती हैं, ठीक है। ये आपके ओवरीज यहाँ पे होती है, ये ओवरीज का खजाना यहाँ पे। यहां से आफ्टर द अटेन प्यूबर्टी वन एग इज रिलीज, तो ये एग रिलीज होकर यहाँ पे आता है, ठीक है। अगर सेक्सुअल एक्ट, तो जैसे ये एग रिलीज होता है तो इसके साथ साथ भाई साहब यहाँ पे ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, यहाँ पे भाई साहब कुशन लाइनिंग हो जाती है, ताकि अगर ये फ्यूज हुआ, अगर समझ लो स्पर्म की एंट्री हुई और अगर ये फ्यूज हुआ तो दे विल लैंड हियर, और यहाँ पे इनकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और अगर ये प्रोसेस नहीं होता है तो ये एग और ये सारे ब्लड वेसल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल से अप्रोक्सीमेटली 4 और 5 डेज तक रिलीज होते हैं, ठीक है। सो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो फीमेल्स में होते हैं, दैट इज बिकॉज दिस एग अलोंग विद दीज इज रिलीज्ड, ठीक है। इफ द एग गेट्स फर्टिलाइज्ड, तो एग अगर फर्टिलाइज होता है तो अगले 8-10 महीने तक, जब तक बच्चे का डेवलपमेंट होगा तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। द फीमेल विल नॉट बी अंडरगोइंग एनी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो हम भाई साहब अपने रिलीजियस मिथ्स के चलते इसको बुरा माने या अच्छा माने, ये मान्यताएं हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट प्रोसेस। इसमें आप अगर सोचे कि कंजर्वेशन नेचर कैसे कर रहा है, एग्स को डैमेज भी नहीं होने दे रहा है, मतलब एग्स एक ही आ रहे हैं, और प्लस जो एग्स के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, अगर वो यूज नहीं है तो वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि क्योंकि देखो, आप देखोगे जो हार्ट अटैक्स होते हैं या मेल्स में जो डिजीजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? ठीक है, आप देखोगे फीमेल्स में हार्ट अटैक इज एज लो एज 4%, ठीक है, और मेल्स में हार्ट अटैक इज एज हाई एज 60%। व्हाई डज दिस हैपन? क्योंकि हमारा हार्ट या हमारे अंदरूनी चीजें कैसे काम कर रही हैं हमको नहीं मालूम। हमारे बॉडी में दो सिस्टम है, एक है आपका जो नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। हमको नर्वस सिस्टम के बारे में शायद थोड़ा सा आभास हो, लेकिन हार्मोनल सिस्टम के बारे में बहुत बोर लग रहा है। हार्मोनल सिस्टम के बारे में हमको आभास नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। जाइए, खाना पीना पता नहीं क्या क्या है, प्रोसेस है इनका, बायोटिक प्रोसेस सारा यही कर लेंगे भाई साहब, 1 घंटा ज्यादा क्लास हो गया तो। ओके, सो हमारे बॉडी में भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। ये हार्मोनल्स हमारे बॉडी को बैलेंस रखते हैं। तो अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं हो रहा है टाइम पे, तो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हार्मोन्स का इंबैलेंस है, फटाफट ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। मेल्स में ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, समझ आ रहा है? और इसीलिए जब तक बात पता चलती है तब तक बहुत देर हो जाती है। हार्मोनल इंबैलेंस सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता है, मेल्स में भी होता है। हार्मोन्स जो है वो हमारे बॉडी में आफ्टर वी अटेन प्यूबर्टी हमारे सारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमको नहीं मालूम, वी आर नॉट अवेयर, क्योंकि हमको कोई साइंस नहीं मिलते हैं। फीमेल्स में अगर पीरियड्स सही टाइम पे नहीं हो रहे हैं या सही सही नहीं हो रहे हैं,
तो दैट इज एन इंडिकेटर कि हार्मोन्स में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस है। तो जनरली आप एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, देन दे विल गिव यू सर्टेन मेडिसिन एंड गेट रेक्टिफाइड। तो आपने उस चीज को वहीं पे रेक्टिफाई कर दिया, बजाय इसके कि वो आगे चल के एक बड़ी बीमारी बने, आपने वहीं पे उसको कंट्रोल कर लिया। ठीक है, मेल्स में ये डिटेक्शन का कोई तरीका नहीं है, देर इज नो वे इन विच वी कैन डिटेक्ट। और इसीलिए जब तक बात पता चलती है तब तक सर के ऊपर से पानी चला गया होता है। आप कितनी ही बार सुनेंगे कि हार्ट अटैक पहली बार हुआ और इंसान मर गया, तो इसका मतलब उसके बॉडी में इतना कंजेशन था। ठीक है, वी हैव नो इंडिकेशन ऑफ दिस। लेकिन फीमेल्स में ये तरीका है। आप देखोगे फीमेल्स लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जनरली द फर्स्ट थिंग दैट दे आस्क देम इज लास्ट पीरियड्स कब हुआ था, या पीरियड्स ठीक से चल रहे हैं या नहीं, ऐसा पूछेंगे। बिकॉज दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, दैट इज एन इंडिकेटर दैट योर हॉर्मोन्स आर इन प्लेस। अगर आपके हॉर्मोन्स इन प्लेस हैं तो थोड़ी बहुत दवाई देकर, अगर नहीं है तो भी हम थोड़ी बहुत दवाई देकर उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो आपके रिलीजियस माइथोलॉजी में भले ही इसको कर्स बोला जाए, आई विल से दैट नेचर हैज गिवन द बेस्ट बूम टू फीमेल्स। ये नेचर का गिफ्ट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उनके लिए गिफ्ट है बेसिकली, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका शारीरिक अवस्था क्या है। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। हर महीने में आपको डॉक्टर के पास की जाने की जरूरत नहीं, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है कि वेदर ऑल हार्मोनल चेंजेस आर बैलेंस्ड इन योर बॉडी। वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। हमको नेचर ने ये गिफ्ट नहीं दिया है। हम भले ही इसको मानते हैं कि इट इज अ कर्स, भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, इन सब चीजों पे मैं डिबेट नहीं करूंगा। ठीक है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर नेचर ने कोई चीज दिया है तो वो इलॉजिकल नहीं है। हम भले ही उसको माने कर्स है, ये है, वो है, लेकिन इट हैज गॉट अ वेरी valid purpose and is a very beautiful thing that happens because it actually is giving an indicator of your bad or good health. Okay, okay, so this is what happens in menstrual period. So we are going to study all these things. Okay, all of us know that our bodies change as we become older. This change occurs in various phases called as growth phases. Okay, let us learn about them first. So age के साथ from birth to age of 10 to 11 years we are basically kids. ठीक है, हमारे अंदर प्यूबर्टी नहीं आई है अभी, तो वी आर नॉट सेक्सुअली मैच्योर। अगर कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसके अंदर एग्स हैं, बट द एग्स आर स्टिल नॉट रिलीज। ठीक है, तो अगर मेंस्ट्रुएशन चालू हुआ है, ठीक है, द मोमेंट अ गर्ल क्रॉसेस हर प्यूबर्टी एज, मेंस्ट्रुएशन हैज स्टार्टेड। इट मींस दैट द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स हैज स्टार्टेड, व्हिच मींस दैट शी इज नाउ हैविंग द कैपेसिटी टू बेयर चाइल्ड। ठीक है, टू बेयर अ चाइल्ड from birth to 10 to 11 years of age. So let us learn about the first stage of growth, that is and the changes that occurs in girls and boys. Reproduction in human beings. ठीक है, rate of growth, physical growth of bones, muscles वगैरह, ये सब तो एक ग्रोथ है। ठीक है, तो ये हाइयर है भाई साहब। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ बोन्स, मसल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ओके। चेंजेस इन गर्ल्स, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, तो गर्ल्स में ये सब चेंजेस आएंगे। अक्वायर एंड लूज मिल्क टीथ एंड अगेन अक्वायर न्यू वंस, तो आपने देखा रहेगा, ये गर्ल्स में नहीं बॉयज में भी होता है। बच्चों के दांत गिरते हैं, ठीक है, और फिर से दांत आते हैं। ठीक है, सो अक्वायर एंड, तो दीज आर बेसिकली चेंजेस इन बॉय। इंक्रीज इन हाइट, तो आपको देखो हाइट में इंक्रीज आएगा। ठीक है, इंक्रीज इन वेट, ये सब 10-11 साल तक हो रहा है। अभी तक दोनों का कार्यक्रम ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। देखो 10-11 साल तक, मतलब 0 से लेकर 10-11 साल तक ये सब कार्यक्रम एक साथ ही चलेगा। अक्वायर एंड देन लूज मिल्क टीथ एंड अगेन अक्वायर न्यू वंस, ये सारे बच्चों में कॉमन है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। ठीक है, till 10 to 11 years puberty has not been attained. ठीक है, so these are certain changes, increase in height, increase in weight, ठीक है, losing of teeth, then gaining new teeth, ये सब natural processes हैं जो चलेंगे। ठीक है, okay, now what happens, stage, अभी childhood का stage है भाई साहब। ठीक है, let us learn about the second stage of growth and the changes that occur in girls and boys. तो इसके बाद क्या क्या changes होते हैं भाई साहब एज के साथ। 11 to 18 years, now you are crossing the stage of puberty and 21 in boys. ठीक है, so 11 to 18 in girls and 21 in boys. तो boys में थोड़ा सा लॉन्ग चलता है और स्टार्ट भी थोड़ा लेट होता है। ठीक है, स्टार्ट इज अ लिटिल लेटर। ओके, सो क्या क्या भाई साहब चीजें होंगी। बॉडी इज ग्रोइंग टू इट्स अडल्ट साइज, द मैच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यू, तो अडल्ट साइज में ग्रोथ हो रहा है और आपका सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन हो रही है, रिप्रोडक्टिव सेल्स आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स हैं दे गेट एक्टिवेटेड, रिप्रोडक्टिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, सो बहुत सारे चेंजेस आप नोटिस करेंगे। सो चेंजेस इन गर्ल्स, हेयर ग्रोज इन आर्मपिट्स, जेनिटल एरियाज,
बिटवीन द थाइज, लेग्स एंड आर्म्स, इन सब जगहों पे भाई साहब हेयर ग्रोथ होगा, ठीक है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देन जेनिटल एरियाज बिकम डार्कर इन कलर, दिस विल बिकम डार्कर इन कलर, ये आपके एक्सेसिव पिगमेंटेशन होगा, ठीक है। और मुंह में जो मुहासे आते हैं, ठीक है, स्किन बिकम्स ऑयली एंड मे डेवलप पिंपल्स, ये सब आपके भाई साहब ये मतलब इस एज में होता है। और आप लोग जनरली इसको बहुत, अरे यार मुहासे आ गए, ये क्रीम लगाओ वो क्रीम लगाओ, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, ये होगा ही, ठीक है। मुहासे आना मुंह में, दैट इज बेसिकली ड्यू टू योर स्किन बिकमिंग ऑयली एंड मे डेवलप पिंपल्स, ये लड़कों में भी होगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली डेवलपिंग। ओके, चेंजेस इन गर्ल्स, ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, ठीक है, डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट ड्यू टू एक्सेसिव मेलेनिन पिगमेंट। मेलेनिन पिगमेंट आपका क्या होता है, ये डार्क होता है, जिसका स्किन जितना ज्यादा डार्क होगा उसमें मेलेनिन उतना ज्यादा होगा, इट्स गुड। आप देखोगे जो फॉरेनर्स हैं, वो बेसिकली जो लोग बहुत गोरे होते हैं, वो लोग सन में नंगे पुंगे लेटे रहते हैं, है ना, बीचेस में। निग्रोस को कभी लेटे हुए देखा है क्या? नहीं, क्योंकि उनके अंदर मेलेनिन पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है, एंड मेलेनिन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो ये आपका मेलेनिन पिगमेंट डेवलप होता है, बिगिन टू, तो इनका भाई साहब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस दैट एवरी 4 or 5 months दे विल हैव ब्लीडिंग फ्रॉम their genital areas, ठीक है, for every 4 or 5 days in a month, ठीक है। And this basically is a declaration that they are now sexually mature and can bear children if sexual activity happens, ठीक है। So it begins to menstruate, तो menstrual cycle, तो जैसे मैंने बोला, देखो ये आपका एग होता है, ये एग यहाँ पे लैंड करता है। इफ लेट्स से स्पर्म की एंट्री होती है, तो यहाँ पे भाई साहब इसी एग का डेवलपमेंट होगा और ये एग यहाँ पे लैंड करेगा, ये इसका घर है बेसिकली, इस एग के लैंडिंग प्लेस है ये, ठीक है। इफ इट डजंट हैपन देन व्हाट विल हैपन, तो अगर ये ऐसा नहीं हुआ, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई, तो जो घर तैयार होता है उसका डिस्ट्रॉय होगा, दैट दैट विल बेसिकली गेट डिस्ट्रॉयड। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं, दे विल बी बेसिकली मूविंग आउट एंड दे विल मूव आउट फॉर 3 or 4 days डिपेंडिंग अपॉन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन एवरी मंथ, ठीक है। So periodic loss of blood from the body of female starting from puberty. So this is called menstrual cycle. There is periodic loss. Periodic loss मतलब हर महीने ये होता है. It is a periodic loss of blood from the body of females starting from puberty. ठीक है? So this is an indication that the hormonal balance is maintained and the eggs are getting released on time. ठीक है? This is an indication in females. ठीक है? Change in boys, hair grows in armpits, genital areas between thighs, legs and arms. ठीक है, external organs of reproduction. Genital areas become darker in color. Skin becomes oily and may develop pimples. आपको भी भाई साहब वहां से आएंगे, ठीक है। Growth of thicker hair on face. ठीक है, ग्रोथ ऑफ थिकर हेयर ऑन फेस, दाढ़ी मूछ निकलती है भाई साहब, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ चेंज that will happen in boys after puberty, ठीक है। So growth of thicker hair on face in the form of beard and mustache, voice begins to crack, आपका जो वॉइस है वो भी अचानक से चेंज हो जाएगा। जैसे आप अगर किसी अपने रिश्तेदार को मिल रहे होंगे बहुत दिनों बाद, तो अक्सर आपको सुनने में, अरे तेरा गला क्या हो गया भाई साहब, अरे तेरी हाइट कितनी बढ़ गई, अरे मूछ दाढ़ी आ गई, तो ये सारे चेंजेस होंगे, ठीक है। दीज आर बेसिकली चेंजेस दैट विल हैपन इन बॉयज, ठीक है। सो वॉइस का क्रैक होना ये बहुत एक कॉमन फिनोमिना है, ठीक है। Penis begins to become enlarged and erect, okay, due to excessive flow of blood in the tissues. The penis in this stage. So penis is basically what, a sexual organ which will transfer the male gametes into the female body, so it becomes active. Okay. So stage puberty, the next stage of attending sexual. Puberty को अपन क्या बोलेंगे? Puberty is the age of attending sexual maturity for both girls and boys. ठीक है, ये आपका सेक्सुअल मेच्योरिटी को अटेन करने का स्टेज है, wherein both boys and girls become sexually active as well as they can reproduce children, ठीक है। तो स्टेज प्यूबर्टी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंट इमोशनल शिफ्ट्स, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और आपके ज्यादा करके डिसीजंस भी इमोशनल होते हैं, बहुत कम रैशनल होंगे आप। और इसका रीजन ये है क्योंकि इस एज पे आपके बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे, तो एक बाहर से आ जाएगी हॉर्मोन्स,
ठीक है। तो आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने लगेंगे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने लगेंगे, लेकिन आपको पूरी मेच्योरिटी आई नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं आया, तो आप बार बार क्लैश होगा। अक्सर मैं मतलब पेरेंट्स से मिलता हूं तो यही बोलते हैं कि अरे सुनता ही नहीं है, आजकल उल्टा जवाब देने लगी है। ठीक है, ये सब आपकी उम्र में बड़े कॉमन चीजें हैं, और ये कॉमन चीजें इसलिए हैं क्योंकि नाउ यू हैव बिकम, you have crossed the age of puberty. So your body is equipped with all the hormones, your thinking capabilities have increased, your body potential has increased. Obviously, you are trying to become independent. However, since you are not equipped and not experienced, you cannot become independent. तो ये क्लैश क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए इस क्लैश में काफी आपके इमोशनल शिफ्ट्स होते हैं। एक छोटे बच्चे को देखिए भाई साहब, उसको आपने डांट दिया, रोया, फिर आपके साथ ही हंसने लगेगा। ठीक है, एकदम मतलब कोई ज्यादा इमोशनल ड्रामा नहीं है। लेकिन आप देखोगे आप बहुत ज्यादा ड्रामा करने लगोगे, ठीक है, इस एज में खासकर। और आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी हो गए, लोगों से आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। अरे वाह, वो भाई साहब सिगरेट पी रहा है, वो क्या कूल लग रहा है भाई साहब, फटाक से आप बुरी आदतों को पकड़ोगे। ठीक है, बुरी आदतों को पकड़ना, ठीक है, बुरे संगत में आना, आप बहुत ज्यादा इस एज में इन्फ्लुएंस इसलिए होते हो क्योंकि आपका इमोशनल शिफ्ट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज आप देखो ये जो एज है ना, मतलब इसमें आपके बॉडी में एक संग्राम चल रहा है इस टाइम। ठीक है, हॉर्मोन्स भी रिलीज हो रहे हैं, आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग एबिलिटीज हो रही है, यू आर बिकमिंग सेक्सुअली एक्टिव एज वेल, शादी तो आपकी हुई नहीं है। तो ये सारे चीजों में आपके बॉडी में और माइंड में काफी सारा प्रेशर अनवांटेड क्रिएट होता है। ठीक है, जिसके चलते आप धीरे धीरे मतलब देयर विल बी अ लॉट ऑफ इमोशनल चेंजेस दैट विल हैपन, एंड इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन योरसेल्फ इन दिस एनवायरनमेंट, बट इफ यू आर एबल टू मेंटेन एंड सस्टेन देन ऑब्वियसली द रिजल्ट्स विल बी गुड। ठीक है, लेकिन ये होगा, ये स्टार्ट सबके साथ हुआ है। ठीक है, ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ स्पेशल हार्मोन्स। अभी आपके सारे सेक्सुअल हार्मोन्स भी एक्टिव हो गए हैं। इसके पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन रहा था मेल्स में, इसके पहले प्रोजेस्टेरॉन और ऑस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल्स में नहीं बन रहा था, ये हार्मोन्स भी अभी तैयार हो गए। ठीक है, सो ड्यू टू स्पेशल हार्मोन्स एज देयर इज मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, तो काफी सारे इमोशनल शिफ्ट्स होंगे, काफी सारा आपके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, और ये आना स्वाभाविक है। दिस इज बेसिकली वेरी दिस इज समथिंग दैट विल हैपन विद एवरीवन। फिजिकल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स विल मैच्योर। ठीक है, दे बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो है वो मैच्योर हो जाएंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, दे बोथ विल मैच्योर आफ्टर 18 onwards in girls and 22 onwards in boys. ठीक है, तो what will happen, puberty will, body is physically ready to reproduce. It happens by two individuals joining their bodies together for internal transfer of germ cell or fusion. तो sexual activity होगी और इस sexual activity में internal transfer होगा। ठीक है, the transfer of sperms from the body of male to the body of female is basically happening in this intercourse. तो इस स्टेज में अडल्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज द अडल्ट स्टेज। सो अडल्ट स्टेज में वी आर नाउ सेक्सुअली मैच्योर एंड हेंस दिस ट्रांसफर विल हैपन, दिस एक्टिविटी विल हैपन, एंड इट इज नॉट, हम सब इसी से पैदा हुए हैं, लेट्स एक्सेप्ट इट। ये भाई हमारा सबका प्रोसेस है, हमारे सबके बनने का प्रोसेस है, आपके आपके पूर्वजों का, आपके आने वाले पीढ़ियों का, सबका यही प्रोसेस है, और ये होना ही चाहिए, अदरवाइज तो हमारा स्पीशी प्रिजर्व ही नहीं रहेगा। So there is no harm in discussing it openly and having a very scientific point of view about this. गुदगुदी अंदर होती है तो होने दो, but have a very scientific approach about all these things. ठीक है, क्योंकि ये genuine चीज है। ठीक है, हमारा आपका सबका कहानी है ये, किसी अनपढ़ का, किसी गवार का और किसी पढ़े लिखे साइंटिस्ट का, सबका यही है। दिस इज द मेन, मतलब ये जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है ये सबके लिए कॉमन है। ठीक है, so male reproductive system, the male reproductive system consists of portions which produce the germ cells and other portions that deliver the germ cells to the site of fertilization. तो एक पोर्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं टेस्टिस। इस टेस्टिस में भाई साहब क्या प्रोड्यूस होगा, टेस्टोस्टेरोन, germ cells will be produced, and this is basically the penis part which will be an organ which will deliver the sperm cells into the female reproductive system. So the male reproductive system consists of portions which produce the germ cells and other portions that deliver the germ cells into the site of fertilization. Site of fertilization is never the male body, it is always the female body. Female reproductive system is the site of fertilization. ठीक है, वहां तक स्पर्म्स का डिलीवरी मेल ऑर्गन करेगा। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। तो टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होता है भाई साहब,
टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, क्लियर है? टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन, क्या ये फीमेल्स में प्रेजेंट होगा? होगा, ठीक है, लेकिन फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन और ऑस्ट्रोजन ये इतने ज्यादा हैं कि आप टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट नहीं देख सकते। मैं आपको एक पते की बात बताता हूं, जनरली मेनोपॉज के बाद, मतलब वंस अ फीमेल हैज अटेन्ड 45 इयर्स ऑफ एज एंड द यू नो प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स बिकम्स, अभी खत्म हो जाता है, सो शी विल नो लॉन्गर बी एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का भाई साहब प्रोडक्शन बंद हो गया। तो अभी क्या होगा, जो टेस्टोस्टेरोन है वो तो रह गया है ना, वो टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के टाइम पे अपने आप को भाई साहब एग्जिबिट नहीं कर पा रहा था। नाउ ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल आपके हॉर्मोन्स हैं, तो ये आफ्टर 45 डीएक्टिवेट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो एक्टिवेट होगा। और इसीलिए देखो ये जो बॉल्डनेस है ये मेल पैटर्न है, ठीक है, बॉल्डनेस जो है मतलब सर पे बाल ना होना, दैट इज बेसिकली एन इंडिकेटर ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आप देखोगे भाई साहब, आफ्टर अ फीमेल अटेन्स 45 इयर्स ऑफ एज, ऑल ऑफ अ सडन शी विल स्टार्ट लूजिंग हेयर फ्रॉम हर हेड, उसके बहुत बाल गिरेंगे, ठीक है, बाल इसलिए गिरेंगे क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो आपके फीमेल हार्मोन है वो कम हो चुके हैं और मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ चुके हैं, ठीक है, तो दिस इज एन इंडिकेटर, जनरली ये देखा गया है, ठीक है, आफ्टर द फीमेल्स अटेन 45 इयर्स ऑफ एज, ओके, 45 47 ये कोई निर्धारित समय नहीं है, प्यूबर्टी कोई निर्धारित समय नहीं है कि हाँ भाई साहब 11 साल 6 महीने 4 दिन में और 50 घंटे में आपका भाई साहब प्यूबर्टी अटेन होगा, ऐसा हम किसी के लिए निर्धारित समय तय नहीं कर सकते, इट विल बी पर्सन टू पर्सन बेसिस, ठीक है, जनरली ये क्लाइमेट पे थोड़ा सा डिपेंड करता है, ठीक है, अगर आप बहुत ठंडे क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे रशिया जैसे साइबेरियन क्लाइमेट में रहते हैं, तो वहां पे बहुत ठंडे क्लाइमेट में थोड़ा सा प्यूबर्टी डिले होता है, प्यूबर्टी का एज थोड़ा सा डिले होता है। अगर आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट जैसे इंडिया का क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, तो प्यूबर्टी जल्दी अटेन होता है, और ये एक रीजन है हमारे पॉपुलेशन के ज्यादा होने का, ठीक है, ओके, दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रॉटम, तो ये आउटसाइड क्यों है, बॉडी के आउटसाइड क्यों है, स्क्रॉटम इज बेसिकली अ बैग, स्क्रॉटम इज अ बैग विच इज आउटसाइड द मेल बॉडी, व्हाई, बिकॉज स्पर्म्स जो मैन्युफैक्चर होंगे उनका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से लो होना चाहिए, वरना वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, दे विल गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, सो आपका फीमेल का जो एग है वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही रहता है, लेकिन मेल का जो स्पर्म है दैट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द मेल बॉडी, एंड हेंस वी हैव दिस कॉटन बैग wherein the testes are there and testis produces testosterone, ठीक है, so these are located outside the abdominal cavity in the scrotum because sperm formation requires a lower temperature, बिल्कुल आदत नहीं है वैसे, formation requires the lower temperature than the normal body temperature, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर चाहिए इसको, ठीक है, अदरवाइज भाई साहब ये स्पर्म मैन्युफैक्चर नहीं होगा, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, इट हैज टू हैव अ लोअर बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए आप कभी कभी देखोगे कि कुछ कुछ लोगों में दिस स्टेज इनसाइड बर्थ के टाइम पे, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशन के चलते कभी कभी ये टेस्टिस जो है बॉडी के अंदर रह जाता है, तो डॉक्टर्स नॉर्मली बर्थ के बाद या 4-5 साल बाद इसका ऑपरेट करके इसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वैसे भी 11 साल तक तो प्यूबर्टी अटेन होगी नहीं, और प्यूबर्टी अटेन होगी नहीं तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा नहीं, ठीक है, सो कभी कभी ये एक डिजीज के चलते, डिजीज नहीं है ये, बेसिकली जब बच्चा पैदा हुआ तो लेट्स से उसका टेस्टिस जो है एब्डोमेन के अंदर ही रह गया है, मतलब इट इज नॉट कम आउट, so after it the child attains let's say 6 to 7 years of age, the doctors will perform a normal operation and get it up, ठीक है, क्योंकि वैसे भी 11-12 साल के बाद ही एक्टिवेट होगा, ठीक है, so formation requires a lower body temperature than the normal body temperature, the testis is located in a scrotum which is a bag which is outside the body of male, because the formation of sperms is done by testis, and the formation of sperms will happen only at a temperature which is lower than the body temperature, normal body temperature, clear है, are we clear on this one people, शांत होके बैठने का क्या लेंगे आप, so testis secrete a hormone which is known as testosterone, okay, testosterone regulates the formation of sperms and brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty, तो boys का क्रैक होना,
ठीक है, अचानक से कंधे का चौड़े हो जाना, या हाइट का बढ़ जाना, या फेशियल हेयर आ जाना, जेनिटल एरियाज में, आर्म पिट्स में हेयर आ जाना, ये सारे जितने भी आपके, और पसीने का स्मेल चेंज हो जाना, ठीक है, ये सारे जितने भी आपके बॉयज में कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, दे आर ऑल developing due to testosterone. They are indicators that testosterone is getting manufactured by the testis. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो ये भाई साहब, ये जो हार्मोन है, ये स्पर्म्स को रेगुलेट करता है एंड ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंसेस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ये अट्रैक्टिव अपीयरेंसेस हैं विच विल डेवलप इन बॉयज। ठीक है, सो अट्रैक्ट, क्या कोई फीमेल किसी ऐसे एक मेल की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है जो एकदम इतना छोटा सा टुन्नू सा हो, ठीक है, एकदम हाइट जिसकी छोटी हो, या जिसका वॉइस एकदम फीमेल की तरह हो? नहीं होगा ना। सो इन ऑर्डर फॉर द अट्रैक्शन टू डेवलप, देयर आर सर्टेन सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स विच विल डेवलप इन अ मेल। मेल में कुछ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे, और ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन डेवलप करेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, आपके वॉइस का टूटना, आपके दाढ़ी मूंछ आना, ठीक है, आपका मतलब हाइट वेट बढ़ जाना, कंधे चौड़े हो जाना, ये सारे जितने भी आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे विल ऑल डेवलप फ्रॉम द हार्मोन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हैज टू रोल्स टू प्ले। वन, इट विल डेवलप the male hormone, it will develop the sperms, and it will also develop the secondary sexual characteristics. ठीक है, so this is basically the bladder, ये आपका, this is the bladder, ठीक है, this is seminal vesicles, ये बेसिकली फ्लूइडिटी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये जो स्पर्म जा रहा है, यहां से देखो स्पर्म मैन्युफैक्चर हुआ और ये ऐसे घूमकर यहां से डिस्चार्ज होगा। सो व्हेन इट इज बेसिकली ट्रैवलिंग ऑल दिस वे, इट विल बेसिकली बी कमिंग थ्रू सेमिनल वेसिकल्स। ये सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं? व्हाट डू दीस डू? सेमिनल वेसिकल्स विल impart fluidity. देखो, once the sperm enters the female reproductive system, it has to travel a distance, और ये डिस्टेंस तभी ट्रैवल कर पाएगा जब उसकी फ्लूइडिटी हो। तो स्पर्म को फ्लूइडिटी प्रदान करता है। ये सारे आपके अलग अलग पढ़ेंगे। द स्पर्म फॉर्म द डिलीवर्ड थ्रू वास डिफरेंस। तो ये वास डिफरेंस है, दिस पोर्शन इज नोन एज द वास डिफरेंस। ठीक है, दिस इज नोन एज वास डिफरेंस which unites with a tube coming from the urinary bladder. तो यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब है, ठीक है, और वास डिफरेंस मतलब मेल्स में द रिलीज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म्स हैपेंस थ्रू द सेम ट्यूब। ठीक है, इन मेल्स द रिलीज ऑफ यूरिन एज वेल एज द स्पर्म विल हैपन थ्रू द सेम ट्यूब। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। ठीक है, दिस इज नोन एज वास डिफरेंस। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्टेट बोर्ड में भी और सीबीएसई में भी, और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पीवाईक्यूज में छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। ठीक है, दिस इज अ स्कॉटम विच इज द बैक। ठीक है, दिस इज द वास डिफरेंस, दिस इज द ब्लैडर। द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज। तो इसके मतलब देखिए, यूरेथ्रा जो है वो क्या है? एक कॉमन पैसेज है फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। स्पर्म्स और यूरिन के लिए मेल्स में एक कॉमन पैसेज है विच वी कॉल एज यूरेथ्रा। क्या है, समझ में आ रहा है भाई साहब? In males, there is a common passage urethra for both sperms and urine. Along the path of vas deferens, glands like prostate and seminal vesicles. तो यहाँ पे prostate glands होते हैं, seminal vesicles होते हैं, ठीक है? These are there. Add their secretions. तो ये भाई साहब sperm में अपने secretions को add करते हैं, ठीक है? They add their secretions to that so that the sperms are now in fluid. तो ये भाई साहब एक fluid की तरह हो जाते हैं. They will become a fluid which makes their transport easier, and this fluid also provides nutrition. ये sperm को nutrition भी provide करता है। देखो, sperm अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेंटर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करता है तो फटाक से आपका फ्यूजन नहीं हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, टिल दैट टाइम द स्पर्म हैज टू मेंटेन इटसेल्फ। स्पर्म इज अ लिविंग थिंग, वो रिलीज हुआ है लेकिन उसको एग तक पहुंचने में टाइम लगेगा, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, तो तब तक वो अपने आप को कैसे मेंटेन करेगा? ठीक है, सो उसको मेंटेन करने के लिए सर्टेन सिक्रीशंस आर एडेड। देयर आर सर्टेन सिक्रीशंस सो दैट द स्पर्म्स आर नाउ इन अ फ्लूइड। ये सेमिनिकल वेसल्स होते हैं, ये बेसिकली फॉर्म्स को फ्लूइड बनाते हैं। फ्लूइड मतलब लिक्विड की तरह बनाते हैं, ठीक है, which makes their transport easier. Until unless they are in a liquid format, they will not get transported along the female reproductive system. And this fluid also provides nutrition. स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भरपूर अगर नहीं मिला, दे विल डाई आउट बिफोर दे रीच द एग्स। ठीक है, वैसे भी एग्स तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे स्पर्म्स दम तोड़ देते हैं।
ठीक है, मेनी स्पर्म्स बेसिकली विल कोलैप्स इवन बिफोर दे रीच द एग्स। तो एक इजैकुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड, बट ओनली 1 or 2 एक्चुअली हैपन टू रीच द एग। ओनली मतलब 7-10 ऐसे एग तक पहुंच पाते हैं। Millions are released. Millions of sperms are released in one sexual activity. However, by the time they reach the egg, only a handful are left. 10-12 ही बचेंगे, जिसमें से एक भाई साहब एग के साथ फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, ये क्यों बचे, मतलब इतने सारे क्यों मर गए? क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है और स्पर्म जो है उसके पास इतना न्यूट्रिशन नहीं है कि वो अपने आप को प्रिजर्व कर पाए। ठीक है, बहुत लिमिटेड न्यूट्रिशन है। और तीसरा कारण ये है कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा एसिडिक है। ठीक है, रहता ही है हमारा भाई साहब, उसमें स्पर्म्स की जाने जाती है। ठीक है, सो ऑल्दो मिलियन स्पर्म्स आर रिलीज फॉर इजैकुलेशन, बट ओनली अ हैंडफुल आर एक्चुअली एबल टू रीच द एग एंड फ्यूज विद इट। ठीक है, penis is the portion of the reproductive system that delivers the sperms at the site of fertilization. Site of fertilization क्या है भाई साहब? Female reproductive system. Female reproductive system is the site of fertilization. The sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail. तो इनका एक टेल रहता है, ये टेल जो होता है ये मूवमेंट देता है। ठीक है, इट बेसिकली इज इम्पार्टिंग मूवमेंट, वो मूव कर सके। सो दिस विल हैव अ हेड, the sperm will have a head and a tiny tail. The sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail. ठीक है, so इसमें genetic material है और इसमें एक लंबा सा tail है that helps to move forward. So it will basically move. Long tail that helps to move towards the female germ cell. ये tail के मदद से ही वो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सांप वैसे कैसे रेंगता हुआ आगे जाता है, ठीक है, वैसे ये tail सांप इस sperm को egg तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, it is a female germ cell. Now we'll consider the female reproductive system. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आपके भाई साहब एग सेल्स जो होते हैं वो यहाँ पे लोकेटेड होते हैं, और ये जो एग सेल्स हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनके जन्म के पहले से हैं। ठीक है, दीज आर नोन एज oocytes. ठीक है, ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन ओवरीज, दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। ठीक है, सो व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स। एक गर्ल जब पैदा होती है, इनफैक्ट जब वो मां के पेट में रहती है तभी से ये एग्स उसके ओवरीज में हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ये प्यूबर्टी के बाद नहीं होते, ये प्यूबर्टी के बाद रिलीज होना चालू करते हैं। ठीक है, इवन व्हेन द गर्ल इज नॉट बोर्न, व्हेन शी इज इन हर मदर्स वूम, ठीक है, द ओवरीज विल कंटेन द एग्स। Once she is born and she attains puberty after let's say 11-12 years, then what will happen? These eggs will be released. Okay, the moment the eggs are released, there will be the menstrual cycle that will start and it will continue till 45 years of age. Okay, so when a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. इसमें भाई साहब हजारों की संख्या में eggs होते हैं। ठीक है, on reaching puberty some start maturing. तो ये भाई साहब मैच्योर करना चालू कर देते हैं। अभी देखो समझो, यहाँ पे लेट्स से अगर हमने औसताना एज मान लिया 11 और लेट्स से मेनोपॉज एज मान लिया 46। ठीक है, 46 से 11 माइनस कर दो भाई साहब, कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 30, कितना हो गया? 6 से 5 गया, 6 से बन गया 5, 4 से बन गया 35 ईयर्स। 35 ईयर्स में कितने मंथ्स हो जाएंगे? 35 इंटू 12 कर लो, तो 35 इंटू 12, 5 2 10, 3 2 6 1 7, 5 1 5, 3 1 3, तो अप्रोक्सीमेटली भाई साहब कितना हो गया? 7 + 5 12, तो 420। औसताना आप समझ लो कि 450 एग्स एक फीमेल रिलीज करती है। ठीक है, 450 एग्स रिलीज होते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बोला कि हजारों की तादाद में एग्स पहले से ही इसमें रहते हैं। ठीक है, दे आर ऑलरेडी देयर। ठीक है, तो आप देखो हर मंथ में एक एग रिलीज हो रहा है ना, तो आप देख लो जब प्यूबर्टी उसका अटेन हुआ है 11 साल की उम्र की होगी, और जब उसका मेनोपॉज होगा अप्रोक्सीमेटली 46, तो 35 ईयर्स तक वो एग रिलीज कर रही होगी, और हर एग एक महीने में रिलीज होगा, तो 35 इंटू 12 कर लो भाई साहब, 450 का हिसाब तो यहाँ पे हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, पूरा एकदम प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो नहीं, लेकिन 450 से 500 एग्स रिलीज करेगी। ठीक है, 1 egg is produced every month by one of the ovaries. तो कोई एक ओवरी से एक एग रिलीज होगा। समझ में आ रहा है? ये एक एग रिलीज होगा एवरी मंथ। So every month there will be an egg which will be released from one of the ovaries. ठीक है, the egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube. तो इसको अपन बोलते हैं fallopian tube. ठीक है, यहां से ये एग रिलीज होगा। ये जो एग है वो मोटाइल नहीं है, स्पर्म मोटाइल है। स्पर्म जो है वो जा सकता है आगे, क्योंकि उसको टेल का एडवांटेज है।
द मेल रिप्रोडक्टिव स्पर्म इज बेसिकली मोटाइल, हाउएवर ओवरी से जो एग रिलीज होते हैं दे आर नॉट मोटाइल, तो ये फेलोपियन ट्यूब तक जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। सो दे विल, वो मतलब हो गया आपका यूट्रस, ये है भाई साहब लैंडिंग प्लेस। यूट्रस में चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। तो ओवी एग रिलीज हुआ और यहाँ पे आके अटक जाएगा, ठीक है। एक एग है जो बॉल के शेप में, इट विल गेट स्टक हियर, सो द स्पर्म हैज टू ट्रैवल ऑल द वे अप टू हियर, यहां तक इसको पहुंचना है, और इसी में सारे स्पर्म्स मर जाते हैं, ठीक है। सो इसी में सारे स्पर्म्स मर जाते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर actually produced in one sexual activity. However, only a handful of maybe 4 or 5 or maybe 10 or 12 will reach here. ठीक है, because this is the distance that they have to travel. और वो भाई साहब छोटे छोटे जो sperms हैं, they will have to have sufficient amount of nutrition. They will have to survive all the acidic environment that is inside the female reproductive system in order to reach here. ठीक है, two oviducts unite into an elastic bag like structure known as uterus, और ये यूट्रस ही हमारा पहला घर है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट प्लेस वेयर इन वी एक्चुअली रिसाइड, ठीक है। यूट्रस इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ आवर डेवलपमेंट, समझ में आ रहा है ये सबका, ठीक है। इट इज बेसिकली द फर्स्ट प्लेस ऑफ आवर डेवलपमेंट। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स, so this is basically the uterus, it opens into the vagina through the cervix, ठीक है। और यहां से मेल स्पर्म्स की एंट्री होती है आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी। The sperms enter through the vaginal passage during sexual intercourse, ठीक है। तो यहां से देखो एग्स रिलीज हुआ है, they have traveled all the way up to here, यहां से स्पर्म्स की एंट्री हुई है। ये स्पर्म्स जो है they will basically fertilize with one of the eggs if they have been released, ठीक है, ठीक है। तो उस टाइम पे द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आप सोचिए कि एक बच्चे के पैदा होने में क्या प्रोसेस है। एक टाइम पे रिलीज हुआ है और उसी टाइम पे स्पर्म आया है, ठीक है। एग के रिलीज होने में और एग के बाहर जाने में लगभग 4-5 दिन लगते हैं। अगर उसी दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी हुई रहेगी तो ही बच्चा पैदा होगा, और वो भी भाई साहब कभी कभी ऐसा होता है, आप आगे चल के देखेंगे कि बच्चा तो हो गया, मतलब जाइगोट तो फॉर्म हो गया, फ्यूजन तो हो गया, लेकिन भाई साहब यहाँ पे लैंडिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। कभी कभी स्पर्म यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। सो इन सारे तमाम कंडीशंस के बावजूद भी हम 135 करोड़ के हो गए, ठीक है। सो अंडरस्टैंड कि अगर ये सारा बंदिश ना रहता तो हम कितने के होते, ठीक है। सो ये सारे बंदिशों के बावजूद भी वी हैव बेसिकली बिकम 135 करोड़ प्लस, ठीक है। सो ये आपका स्पर्म्स जो है ये यहाँ पे जाएगा एंड इट विल बेसिकली फर्टिलाइज विद वन ऑफ द एग्स। Sperms when they are released they are huge in number, but by the time they are actually reaching the fallopian tube where the egg is located, most of the sperms will give up, ठीक है। The fertilized egg, the zygote, gets implanted in the lining of the uterus and starts dividing. जैसे ये फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, अभी देखो ये स्पर्म है और ये एग है, इनका भाई साहब फ्यूजन होकर भाई साहब एक फर्टिलाइज्ड एग हो गया। ये फटाफट डिवाइड होना चालू कर देगा। ये एक एग है, ये एक का 2 बनेगा, 2 का भाई साहब 6 बनेगा, ऐसा डिवीजन चालू हो जाएगा, फटफट फटफट डिवीजन चालू हो जाएगा। इन्हीं डिवीजन से हमारे भाई साहब सारे ऑर्गन्स बनते हैं। वी बेसिकली हैपन टू डेवलप इनटू सर्टेन ऑर्गन्स। तो यहाँ पे देखो आपका दिस हैज बेसिकली रीच, ये फर्टिलाइज्ड एग है, नाउ इट विल लैंड इनटू द यूट्रस। ये फर्टिलाइज, देखो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, ये फर्टिलाइज्ड एग है, ये एग और स्पर्म का भाई साहब यहाँ पे फ्यूजन हो चुका है। नाउ सी यहाँ पे स्पर्म है, देखो ये फ्यूजन हो गया, नाउ इट इज गेटिंग डिवाइडेड। देखो 1 2 2 से 4 4 से इतने सारे डिविजन हो रहे हैं। ये जो डिविजन हो रहे हैं ये और कुछ नहीं है, आपके ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स हैं। यही आगे चलकर हाथ पांव, लिवर, स्टमक, ब्रेन ये सब बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, एक स्पर्म का ही एक एग के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद भाई साहब ऐसे डिविजन होंगे। सो बाय द टाइम द एग इज लैंडिंग इन द यूट्रस फॉर डेवलपमेंट, इट हैज ऑलरेडी अंडरगॉन मेनी डिविजन्स एंड दीज आर नोन एज जाइगोटिक डिविजन्स। ओके, आज यहां तक भाई साहब, देखो घर तक छोड़कर बेहोश ना हो जाए।